नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 19 अप्रैल 2026, दिन रविवार और आज की हिंदी तिथि है बैसाख माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया। तो दोस्तों अब आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। आज ही के दिन साल 1975 में भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। इसे इसरो ने डिज़ाइन और डेवलप किया था। ये भारत के स्पेस प्रोग्राम की बड़ी शुरुआत थी, जिसने आगे चलकर देश को स्पेस टेक्नोलॉजी में मजबूत बनाया। और आज 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। इस दिन का मकसद है लोगों को लीवर हेल्थ के बारे में जागरूक करना, जैसे हेल्दी फूड खाना, अल्कोहल से बचना और रेगुलर चेकअप कराना। तो दोस्तों ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी और ट्रेड को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल बनाने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत सरकार करीब 12,980 करोड़ की सोवरेन गारंटी देगी, ताकि शिप्स और कार्गो को कंटिन्यूअस इंश्योरेंस कवर मिल सके। अब यह क्यों जरूरी था समझिए। ग्लोबल टेंशन और जियोपॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से शिपिंग रूट्स पर रिस्क बढ़ गया है, जिससे इंश्योरेंस महंगा हो रहा था और कई बार कवरेज मिलना भी मुश्किल हो रहा था। भारत अब तक फॉरेन इंश्योरेंस ग्रुप्स पर निर्भर था, लेकिन अब यह नया पूल इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाएगा। इस पूल के जरिए हल, कार्गो, P&I और वार रिस्क जैसे सभी मैरीटाइम रिस्क कवर होंगे। करीब 950 करोड़ की अंडर राइटिंग कैपेसिटी के साथ इंडियन इंश्योरर्स मिलकर पॉलिसीज जारी करेंगे। यानी अब इंडियन शिप्स और ट्रेड को लोकल लेवल पर सिक्योर इंश्योरेंस मिलेगा। यह कदम इंडिया की इकोनॉमिक सिक्योरिटी और ग्लोबल ट्रेड पोजीशन को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर आई है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। अब DA और DR में 2% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे यह 58% से बढ़कर 60% हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी। इस फैसले का सीधा फायदा करीब 50,46,000 सरकारी कर्मचारियों और 68,27,000 पेंशनर्स को होगा। भारत सरकार पर इसका कुल सालाना खर्च करीब 6,791 करोड़ आएगा। यह बढ़ोतरी 7th पे कमीशन के फॉर्मूला के आधार पर की गई है, ताकि बढ़ती महंगाई का असर कम किया जा सके। यानी साफ है कि यह फैसला लाखों लोगों की इनकम में सीधा इजाफा करेगा और इन्फ्लेशन से राहत देने में मदद करेगा। गाँवों की सड़क और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 को मार्च 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत गाँव को ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स से जोड़ने वाली मुख्य सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। अब इसका बजट भी बढ़ाया गया है। पहले 80,250 करोड़ था, अब बढ़ाकर 83,977 करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ और अहम फैसले भी लिए गए हैं। प्लेन और हिली एरियाज में रोड्स का काम 2028 तक पूरा होगा। हिली एरियाज में ब्रिजेस का काम 2029 तक पूरा किया जाएगा। पहले सैंक्शन हुए प्रोजेक्ट्स को अब टेंडर करके आगे बढ़ाया जाएगा। 161 लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस को भी मंजूरी दी जाएगी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा वो समझिए। गाँवों से बाजार तक पहुँच आसान होगी, ट्रांसपोर्ट टाइम और कॉस्ट कम होगी, किसानों और ग्रामीण लोगों की इनकम बढ़ेगी, एजुकेशन और हेल्थ केयर तक पहुँच बेहतर होगी, रोजगार के नए मौके बनेंगे। यानी यह योजना रूरल डेवलपमेंट को तेजी देगी और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। भारत श्रीलंका रिलेशंस को लेकर एक अहम डिप्लोमेटिक विजिट शुरू होने जा रही है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 2 दिन के श्रीलंका दौरे पर जाएंगे और यह उनका पहला बायलैटरल विजिट होगा। इस दौरान वह श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात करेंगे और प्राइम मिनिस्टर हरिनी अमरसूरिया से भी बातचीत करेंगे। इस विजिट की खास बात यह है कि वह इंडियन ओरिजिन तमिल कम्युनिटी और श्रीलंका के नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन्स के तमिल लीडर्स से भी मिलेंगे। कोलंबो में एक कम्युनिटी इवेंट के दौरान वह इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करेंगे और इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत बने घरों को बेनिफिशरीज को वर्चुअल रूप से सौंपेंगे। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देशों के बीच हाई लेवल इंगेजमेंट्स बढ़े हैं। यानी साफ है यह विजिट सिर्फ फॉर्मल नहीं है, बल्कि भारत और श्रीलंका के पुराने कल्चरल और पीपुल टू पीपुल रिलेशंस को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी लीगल अपडेट सामने आई है। लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला डुअल सिटीजनशिप के आरोप से जुड़ा है। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने कहा कि इन आरोपों की जांच जरूरी है और यूपी सरकार को निर्देश दिया गया कि या तो खुद जांच करे या किसी सेंट्रल एजेंसी को सौंप दे। अब यह मामला शुरू कैसे हुआ यह समझिए। बीजेपी कार्यकर्ता S विघ्नेश शिशिर ने पहले रायबरेली की स्पेशल कोर्ट में FIR की मांग की थी।
लेकिन कोर्ट ने यह कहकर मामला खारिज कर दिया था कि सिटीजनशिप का फैसला करना उसके अधिकार में नहीं है। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा, जहां से अब एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। यानी अब इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकती है और आने वाले समय में इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है। वेस्ट बंगाल इलेक्शंस को लेकर इलेक्शन कमीशन ने इस बार सर्वेलियंस को और मजबूत कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटिंग प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और फेयर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टेप्स लिए हैं। सबसे बड़ा बदलाव, अब माइक्रो ऑब्जर्वर्स, सेंट्रल फोर्सेज और स्टेट पुलिस को बॉडी कैमरास दिए जाएंगे ताकि हर छोटी बड़ी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो सके। अगर किसी तरह की कंप्लेंट या डिस्प्यूट होता है तो यह फुटेज प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लगे सभी सरकारी सीसीटीवी कैमराज का कंट्रोल अपने हाथ में लिया जाएगा और अगर कहीं कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है तो तुरंत एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। यानी इस बार इलेक्शंस में मॉनिटरिंग पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट होगी ताकि वोटिंग पूरी तरह फेयर और पीसफुल तरीके से हो सके। पार्लियामेंट में महिलाओं के आरक्षण को लेकर एक बड़ा झटका देखने को मिला है। कॉन्स्टिट्यूशन 131 अमेंडमेंट बिल, जिसका मकसद लोकसभा और असेंबलीज में 33% वीमेन रिजर्वेशन लागू करना था, वह लोकसभा में पास नहीं हो पाया। इस बिल को पास होने के लिए 2/3 मेजोरिटी यानी 352 वोट्स चाहिए थे, लेकिन इसे मिले सिर्फ 298 वोट्स, जबकि 230 एमपीज ने विरोध किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने साफ कहा कि रिक्वायर्ड मेजोरिटी नहीं मिलने के कारण बिल आगे नहीं बढ़ सकता। इसके बाद एनडीए की महिला एमपीज ने पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट किया। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण ने अपोजिशन पर आरोप लगाया कि उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देने का मौका खो दिया। वहीं होम मिनिस्टर अमित शाह ने अपोजिशन पर निशाना साधते हुए कहा कि बिल के फेल होने पर जश्न मनाना महिलाओं का अपमान है। दूसरी तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा कि यह बिल असल में महिलाओं को एम्पावर नहीं करता। यानी इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में कंसेंसस नहीं बन पाया और एक बड़ा फैसला फिलहाल टल गया है। पार्लियामेंट के बजट सेशन को लेकर आज एक अहम अपडेट सामने आया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों एडजर्न कर दिए गए हैं, यानी अब बजट सेशन खत्म हो चुका है। यह सेशन 28 जनवरी से शुरू हुआ था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि इस बार हाउस की 93% प्रोडक्टिविटी रही और टोटल 31 बैठकों का आयोजन हुआ। इस दौरान 12 बिल्स पेश हुए और 9 बिल्स पास किए गए, जिनमें फिनांस बिल 2026 और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट जैसे अहम बिल शामिल हैं। वहीं राज्यसभा में चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने बताया कि हाउस ने 157 घंटे से ज्यादा काम किया और प्रोडक्टिविटी करीब 110% रही। इस सेशन में पीएम मोदी ने वेस्ट एशिया सिचुएशन और इंडिया की एनर्जी चैलेंजेस पर भी स्टेटमेंट दिया। साथ ही इंडिया यूएस ट्रेड और ग्लोबल सिचुएशन पर महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। यानी यह बजट सेशन कई बड़े फैसलों और डिस्कशंस के साथ देश की पॉलिसी डायरेक्शन तय करने वाला रहा। वेस्ट एशिया में टेंशन फिर से बढ़ गया है और अब इसका सीधा असर ग्लोबल ऑयल रूट्स पर दिख रहा है। ईरान ने ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर इफेक्टिवली बंद कर दिया गया है। ईरान की मिलिट्री ने कहा है कि अब इस रूट पर उनका पूरा कंट्रोल है और जब तक यूएस ब्लॉकेड जारी रहेगा ट्रांजिट रोक दिया जाएगा। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने कहा है कि यूएस फोर्सेज ईरान के पोर्ट्स पर नवल ब्लॉकेड लागू कर रही हैं और अब तक 23 जहाजों को वापस लौटना पड़ा है। इसी बीच एक और सीरियस घटना सामने आई है। यूके की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड की 2 गन बोट्स ने एक टैंकर पर फायरिंग की जब वह हॉर्मुज से गुजर रहा था। हालांकि यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने बताया कि सी पर क्रू सेफ हैं। अब इसका असर समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम ऑयल रूट्स में से एक है और इसके बंद होने से ग्लोबल ऑयल सप्लाई और प्राइसेज पर बड़ा असर पड़ सकता है। यानी सिचुएशन अब और ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है और आने वाले दिन ग्लोबल इकोनॉमी के लिए काफ़ी अहम रहने वाले हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ग्लोबल लेवल पर बड़ी हलचल तेज हो गई है। भारत को अब यूके और फ्रांस की तरफ से एक अहम मैरीटाइम इनिशिएटिव में शामिल होने का ऑफिशियल इनवाइट मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने इसकी पुष्टि की है। अब यह इनिशिएटिव क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे क्रूशियल ऑयल रूट है जहां से करीब 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई गुजरती है। इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहती है कि शिपिंग और नेविगेशन अनइंटरप्टेड रहे। इसी को लेकर यूके के पीएम कियर स्टारमर और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने पेरिस के इलिसी पैलेस में बैठक की। अब करीब 40 देशों का वर्चुअल समिट भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे। यानी साफ है कि हॉर्मुज की सुरक्षा अब ग्लोबल प्रायोरिटी बन चुकी है और भारत की रोल भी इसमें अहम हो सकता है। वेस्ट एशिया सिचुएशन में एक और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला है।
यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को साफ तौर पर कह दिया है कि अब लेबनान में बॉम्बिंग नहीं होगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा इनफ इज इनफ और कहा कि यूएस ने इजराइल को ऐसा करने से प्रोहिबिट कर दिया है। हालांकि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सेना अभी भी साउदर्न लेबनान में तैनात रहेगी ताकि सिक्योरिटी थ्रेट्स को हैंडल किया जा सके। आपको याद दिला दे कि इजराइल और लेबनान के बीच हाल ही में यूएस बैक्ड सीज फायर लागू हुआ है, जिससे 2000 से ज़्यादा लोगों की जान लेने वाली लड़ाई फिलहाल रुकी है। अब दूसरी बड़ी बात, ट्रंप ने साफ किया कि यूएस और ईरान के बीच होने वाली डील लेबनान कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी हुई नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब वेपन की तरह इस्तेमाल नहीं करने पर सहमति दी है, लेकिन इसके बावजूद यूएस ने ईरान के पोर्ट्स पर नवल ब्लॉकेड जारी रखने का फैसला किया है जब तक डील पूरी नहीं हो जाती। ट्रंप ने नाटो को भी सीधे तौर पर मना कर दिया है और कहा कि उन्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए। यानी अभी हालात काफ़ी कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, सीज फायर भी है, ब्लॉकेड भी है और डिप्लोमेसी भी जारी है। आने वाले दिन इस पूरे रीजन के लिए बहुत अहम रहने वाले हैं। भारत सरकार ने बड़ी अपडेट दी है। सबसे पहले एलपीजी की बात करें तो 23 मार्च से अब तक 17,25,000 से ज़्यादा 5 किलो एफटीएल सिलेंडर्स बेचे जा चुके हैं, जिससे खासकर माइग्रेंट वर्कर्स को मदद मिल रही है। ऑटो एलपीजी की डिमांड भी बढ़ी है। पीएसयू वर्ल्ड कंपनीज की सेल में करीब 70% की बढ़ोतरी हुई है और सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान और वेस्ट बंगाल में देखी गई। इसके अलावा 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडिशनल कमर्शियल एलपीजी एलोकेशन दिया गया है, जो पीएनजी एक्सपेंशन रिफॉर्म से जुड़ा है। अब लॉजिस्टिक्स की बात करें तो देश भर में पोर्ट्स ऑपरेशंस पूरी तरह नॉर्मल हैं, कहीं भी कंजेशन की समस्या नहीं है। वहीं ईरान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी भी जारी है। इंडियन एम्बेसी ने 2373 भारतीय नागरिकों को ईरान से आर्मेनिया और अजरबैजान के जरिए भारत भेजने में मदद की है। यानी ग्लोबल क्राइसिस के बावजूद भारत ने सप्लाई, लॉजिस्टिक्स और सेफ्टी तीनों मोर्चों पर स्थिति को काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखा है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग ताकत अब ग्लोबल लेवल पर साफ दिख रही है। मेड इन इंडिया लोकोमोटिव्स अब अफ्रीका तक पहुंच रहे हैं। भारत की पीएसयू कंपनी राइट्स लिमिटेड मोजम्बिक की रेलवेज को लोकोमोटिव्स और कोचेज सप्लाई कर रही है। यह सिर्फ एक एक्सपोर्ट डील नहीं है, बल्कि भारत की रेलवे टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी का ग्लोबल शोकेस भी है। राइट्स पिछले कुछ समय से मोजम्बिकन रेलवेज के साथ काम कर रही है और लगातार मॉडर्न रेलवे सॉल्यूशंस दे रही है। इससे मोजम्बिक की रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर बनेगा। साथ ही इंडिया के लिए यह मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि अब इंडियन प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं। यानी साफ है, इंडिया अब सिर्फ डोमेस्टिक जरूरतें ही नहीं बल्कि ग्लोबल डिमांड भी पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। किसानों को सही दाम दिलाने के लिए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 राज्यों के लिए प्रोक्यूरमेंट से जुड़े अहम फैसले मंजूर किए हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ 20 लाख मीट्रिक टन आलू की खरीद को मंजूरी मिली है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत, और इसका प्राइस तय किया गया है करीब 6500 रुपये प्रति मीट्रिक टन। इस पर सरकार करीब 203 करोड़ रुपए खर्च करेगी ताकि किसानों को नुकसान न हो। अब आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ चना की खरीद सीमा बढ़ाकर 94,500 से 1,13,250 मीट्रिक टन कर दी गई है ताकि किसानों को एमएसपी का फायदा मिल सके। और कर्नाटका में अरहर की खरीद की समय सीमा 30 दिन बढ़ा दी गई है, यानी अब किसान 15 मई 2026 तक एमएसपी पर बेच सकेंगे। इन फैसलों का मकसद साफ है, किसानों को मजबूरी में सस्ता बेचने से रोकना, मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखना और किसानों की इनकम सुरक्षित करना। यानी भारत सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर को स्टेबल रखने और फार्मर्स को फिनेंशियल सपोर्ट देने के लिए एक्टिव तरीके से काम कर रही है। आज गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेज में हल्का बदलाव देखने को मिला है। अगर 24 कैरेट सोने की बात करें तो आज इसका भाव लगभग 15,578 रुपये प्रति ग्राम चल रहा है। यानी 10 ग्राम सोना खरीदने पर आपको करीब 1,55,780 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। अब चांदी की बात करें तो आज सिल्वर का रेट लगभग 275 रुपये प्रति ग्राम है, यानी 1 किलो चांदी लगभग 2,75,000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़ करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।